हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले सीरीज के फूल, जिसे लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया एक निबंध है। इस निबंध में लेखक ने सीरीज के फूल के माध्यम से संदेश दिया है कि जिस तरह सीरीज के फूल आंधी, लू, भयंकर गर्मी आदि विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए भी अपनी कोमलता व सुंदरता को बनाए रखता है, उसी तरह हमें भी अपने जीवन की विपरीत परिस्थितियों में अपने धैर्य व संयम को बनाए रखते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ता रहना चाहिए। सीरीज का फूल हमें जीवन में लगातार संघर्ष करने की प्रेरणा देता है। लेखक इस निबंध को ज्येष्ठ की तपती गर्मी में सीरीज के पेड़ के एक समूह के बीच में बैठकर लिख रहा है, जो ऊपर से नीचे तक फूलों से लदे हैं। वैसे तो जेठ की भयंकर गर्मी में बहुत कम फूल खिलने की हिम्मत कर पाते हैं। इन फूलों में अम्लतास भी शामिल है, किंतु इसकी तुलना सीरीज के फूलों से की जा सकती है, क्योंकि वह केवल 15 से 20 दिनों के लिए ही खिलता है, जैसे बसंत ऋतु में पालश का फूल। हालांकि कबीरदास जी को 10-15 दिन के लिए खिलने वाले फूल पसंद नहीं है, परंतु सीरीज के फूल लंबे समय तक खिले रहते हैं। वो बसंत के शुरुआत में खिलना प्रारंभ होते हैं और आषाढ़ तक खिले रहते हैं। लेखक ने सीरीज को कालजयी अवधूत कहा है। कालजयी का मतलब है जिसने काल पर विजय प्राप्त कर ली हो। अवधूत यानी एक ऐसा सन्यासी जिसे सुख दुख, अच्छे बुरे से कोई फर्क न पड़ता हो, जिसके भाव हर परिस्थिति में एक समान रहते हो। यही सब लक्षण सीरीज के फूल में भी है, जिसके कारण लेखक ने सीरीज के फूल को कालजयी अवधूत कहा है। क्योंकि सीरीज का फूल भयंकर गर्मी, उमस, लू आदि के बीच सरस रहता है और वसंत में लहक उठता है तथा भादो मास तक फलता फूलता रहता है। उस पर ना भयंकर गर्मी का असर दिखता है और ना ही तेज बारिश का कोई प्रभाव। वह काल व समय को जीतकर एक समान लहराता रहता है। यह हमें विषम परिस्थितियों में भी प्रसन्न व मस्त रहने के साथ जीवन जीने की कला सिखाता है। सीरीज के वृक्ष बड़े और छायादार होते हैं और पुराने समय में इन वृक्षों को मंगलकार मानकर इन्हें बाग बगीचों में भी लगाया जाता था। वात्स्यायन कहते हैं कि बगीचे में घने व छायादार वृक्षों और बकुलों के पेड़ों पर ही झूला लगाना चाहिए, लेकिन अपने लेखक हजारी प्रसाद जी मानते हैं कि सीरीज के पेड़ पे भी झूला झूलने के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है। भले ही सीरीज के पेड़ की डाली कुछ कमजोर होती है, इसलिए उसे झूला झूलने योग्य नहीं समझा जाता, परंतु लेखक कहते हैं कि सीरीज के पेड़ भी झूला झूलने के लिए प्रयोग में लिया जा सकता है, क्योंकि झूला झूलने वाले मतलब कि बच्चे व किशोरियों का वजन भी तो ज्यादा नहीं होता। सीरीज के फूल को संस्कृत साहित्य में बहुत ही कोमल माना गया है। यहाँ तक कि कालिदास जी तो यह कह गए कि सीरीज के फूल केवल भौरों के पैरों का दबाव ही सह सकते हैं और पक्षियों के पैरों का दबाव तो सहन नहीं कर सकते हैं। लेखक यहाँ महाकवि कालिदास की इस बात का ना तो विरोध करना चाहता है और ना ही लेखक की कुछ ऐसी इच्छा भी है, परंतु लेखक कहता है कि महाकवि कालिदास की इस बात से दूसरे कवि ने यह समझ लिया कि सीरीज के पेड़ का सब कुछ ही कोमल है, जबकि इसके फल बहुत मजबूत होते हैं। इसके फल इतने मजबूत से अपने स्थान पर या डालियों पर चिपके रहते हैं कि नए फलों के आने पर भी वो अपना स्थान आसानी से नहीं छोड़ते हैं। वो अपना स्थान तभी छोड़ते हैं जब नए पत्तों व फूलों द्वारा उन्हें जबरदस्ती धकेला जाता है, नहीं तो सूख कर भी वो डालियों में ही खड़खड़ाते रहते हैं। इन पुराने फलों को देखकर लेखक को उन नेताओं की याद आ जाती है जो बदलते समय की परिस्थितियों को नहीं पहचानते और अपने पद को तब तक नहीं छोड़ते जब तक उन्हें नई पीढ़ी के नेता जबरदस्ती धक्का मारकर पद छोड़ने को विवश ना कर दे। यह हमारे लेखक कहते हैं कि पुरानी पीढ़ी को समय रहते ही अपने अधिकार के लोभ को छोड़ देना चाहिए और नई पीढ़ी के लिए स्थान बनाना चाहिए। लेखक मानते हैं कि वृद्धावस्था और मृत्यु इस जगत के सत्य है और यह सीरीज के फलों को भी यह समझना चाहिए कि जब तक वो फूल है तो उनका झड़ना भी निश्चित है, परंतु सुनता कोई नहीं है। मृत्यु के देवता निरंतर कोड़े चला रहे हैं, उसमें जर्जर व कमजोर समाप्त हो जाते हैं और जिसमें प्राण कण थोड़े भी विपरीत है वे बच जाते हैं। जीवन धारा वह सब कुछ अपने में विलीन करने वाले समय के बीच संघर्ष चालू है। लेखक सीरीज के फलों को मूर्ख मानते हुए कहता है कि वे समझते हैं कि एक जगह पर बिना हिले डुले रहने से मृत्यु के देवता से बचा जा सकता है, जबकि हिलने डुलने वाले कुछ समय के लिए तो बच सकते हैं, पर जड़ते ही मृत्यु निश्चित है।
लेखक सीरीज को एक सन्यासी की तरह मानते हैं, क्योंकि सन्यासी की तरह ही ना तो उसमें कुछ सुख की चिंता है और ना ही दुख की। उसे किसी से कुछ लेना देना नहीं है। जब भयंकर गर्मी में आसमान और धरती दोनों जल रहे होते हैं, तब भी ना जाने कहां से सीरीज का फूल अपने लिए जीवन रस ढूंढ ही लेता है। वह दिन के आठों पहर अपनी मस्ती में मस्त रहता है। एक वनस्पति शास्त्री ने लेखक को बताया कि यह वायुमंडल से अपना रस खींचता है, और लेखक को भी यह बात सही लगती है, क्योंकि तभी तो भयंकर गर्मी व लू में भी यह ऐसे मीठे केसर उगा सकता है और किसी सन्यासी की भांति अपने अस्तित्व को बनाए रखता है। लेखक कबीरदास जी को भी सीरीज के समान मस्त, बेपरवाह, सरस और मादक मानते हैं। कालिदास जी को भी लेखक उसी श्रेणी में कवि मानते हैं। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि इस तरह कवि भी सिर्फ उनको माना जा सकता है जो स्थिर प्रज व अनासक्त योगी हो और सीरीज की भांति ही फक्कड़ हो। कर्नाटक राज की प्रिय अर्थात रानी विजिका देवी ने केवल ब्रह्मा जिन्होंने वेदों की रचना की है, वाल्मीकि जिन्होंने रामायण की रचना की और व्यास जी जिन्होंने महाभारत की रचना की, इन तीनों को ही कवि माना है। लेखक का मानना है कि जिन्हें कवि बनना है उन्हें अनासक्त योग व फक्कड़ बनने की जरूरत है। कालिदास भी किसी अनासक्त योगी की तरह शांत मन और चतुर प्रेमी थे। उनका एक एक श्लोक मंत्रमुग्ध कर देने वाला था। लेखक मानते हैं कि सिर्फ शब्द लिखना और तुकबंदी करने को कविता नहीं कह सकते, क्योंकि शब्द तो लेखक भी लिख सकते हैं और तुकबंदी भी कर सकते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि वह भी कालिदास बन सकता है। कालिदास ने शकुंतला के सौंदर्य का वर्णन किया है, परंतु लेखक मानते हैं कि वास्तव में वो शकुंतला का सौंदर्य नहीं बल्कि कालिदास के हृदय की सुंदरता है। लेखक कहता है कि राजा दुष्यंत ने भी शकुंतला का चित्र बनाया, लेकिन उन्हें उस चित्र में हर बार कुछ न कुछ कमी महसूस होती थी। बहुत देर बाद उन्हें समझ में आया कि वो शकुंतला के कानों में सीरीज का फूल लगाना ही भूल गए। कालिदास सौंदर्य के भारी कवर आवरण को भेदकर उसके भीतर पहुंचने में समर्थ थे। वो सुख दुख दोनों के भाव रस खींच लिया करते थे। ऐसी प्रकृति सुमित्रानंद पंत और रविन्द्रनाथ टैगोर में भी थी। सीरीज का पेड़ पक्के सन्यासी की तरह लेखक के मन के भावों की तरंगों को उठा देता है, जो आग उगलती गर्मी में भी अपना अस्तित्व बनाए रखता है। लेखक कहता है कि आज देश में चारों ओर मारकाट, आगजनी, लूटपाट आदि का बवंडर छाया है। ऐसे में क्या स्थिर रहा जा सकता है, परंतु सीरीज रह सकता है। गांधी जी भी रह सकते हैं। यहाँ पर लेखक ने गांधी जी को एक ऐसे सन्यासी के रूप में याद किया है जिसने देह बल के ऊपर आत्मबल को सिद्ध किया है। यानी शारीरिक रूप से बेहद कमजोर गांधी जी ने अपने आत्मबल के सहारे अंग्रेजों के खिलाफ कई बड़े आंदोलन सफलतापूर्वक चलाए और देश को आजादी दिलाने में अहम भूमिका अदा की। इसलिए लेखक जब भी सीरीज की ओर देखता है तो उसके मन में एक हुक उठती है, हाय वो अवधूत आज कहाँ है। यानी आज देश में ना गांधी जी है और ना ही उनके जीवन मूल्यों को मानने वाले लोग।